संपादकीय प्रभात सुन रहे हैं। प्रभात खबर का दिन है शुक्रवार 13 जनवरी 2023। विषय है रिमोट वोटिंग एक सराहनीय पहल। चुनाव में वोट डालने के लिए रिमोट वोटिंग ईवीएम एक ऐसी मशीन होगी जिसमें एक ही मशीन में लगभग 78 विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों के लिए एक ही साथ वोट डाले जा सकेंगे। जिस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होते हैं उसमें जो अभी मशीन इस्तेमाल की जाती है उसमें उसी क्षेत्र के लिए वोट डाले जा सकते हैं। पर रिमोट ईवीएम में अलग अलग क्षेत्रों के लिए कहीं से भी वोट डाले जा सकेंगे। मान लें कि अगर चुनाव बिहार में हो रहे हो और यह मशीन दिल्ली में रखी होगी या यहाँ रह रहे लोग उस मशीन से अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के लिए वोट डाल सकते हैं। रोजगार और शिक्षा के लिए भारत में बहुत से लोग एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी लोग दूसरी जगह मतदाता सूची में नाम नहीं डलवाते। बहुत से लोग कुछ समय के लिए पलायन करते हैं और तो वे उसकी ज़रूरत भी नहीं समझते। एक सामान्य अनुमान है कि हमारे देश की 15 से 20% आबादी ऐसे मतदाताओं की है जो एक जगह से दूसरी जगह आती जाती है। इसे हम आंतरिक प्रवासी कहते हैं। ऐसे लोगों के वोट डालने की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगर उन्हें वोट डालना है तो उसी दिन उन्हें अपने गांव या कस्बे जाना पड़ता है। ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए निर्वाचन आयोग ने रिमोट ईवीएम का प्रस्ताव सामने रखा है। अगर यह मशीन कामयाबी होती है और इसके इस्तेमाल के लिए राजनीतिक दलों की सहमति बनी तो मतदान केंद्र के लिए इच्छुक लोगों की सुविधा हो जाएगी। इस संबंध में एक अहम सवाल तकनीक से जुड़ा है कि क्या ऐसी अच्छी मशीन बनाई जा सकेगी जिसमें कई क्षेत्रों के लिए एक साथ वोट डाला जा सकता है। मुझे लगता है कि आज तकनीक का बहुत अधिक विकास हो चुका है और इस तरह की मशीन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें स्पष्टता की ज़रूरत है। जब हम इस मशीन से वोट डालेंगे तो इसकी गिनती कैसे और कहाँ होगी? यह एक प्रशासनिक चुनौती हो सकती है। मुझे लगता है कि जनता को इस मशीन पर भरोसा इतनी जल्दी शायद नहीं हो क्योंकि आम मतदाताओं में यह दुविधा रहेगी कि उनका वोट उनके अपने क्षेत्र में गया या नहीं, उनकी गिनती कहाँ होगी और किसके द्वारा होगी। इसको लेकर भी मतदाताओं में संशय हो सकता है। अभी तो जब हम वोट डालते हैं उसकी गिनती सामने आ जाती है। इस भरोसे के लिए कुछ समय लग सकता है। अगर रिमोट ईवीएम कामयाब होता है और चुनाव आयोग इसका इस्तेमाल करता है तो मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मतदाता अपने क्षेत्र में होते हुए भी वोट डालने नहीं जाते हैं। ऐसे में मतदाताओं को तो केवल प्रोत्साहित ही किया जा सकता है। यह भी हकीकत है कि बहुत सारे मतदाता वोट डालना चाहते हैं पर वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि मतदान के दिन वे अपने मतदान केंद्र पर नहीं होते हैं। ऐसे मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग मशीन बहुत उपयोगी होगी तथा इससे मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी भी लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा 67% टर्न आउट हुआ है, यानी 33% मतदाता अभी भी वोट नहीं डाल रहे हैं। लेकिन इसकी तुलना हम बीते 10-20 साल से करें तो इसमें वृद्धि हुई है। लंबे समय तक मतदान प्रतिशत 60% से नीचे रहा था।
लोगों की भागीदारी बढ़ी है। विधानसभा के चुनाव में भी इसी तरह के रुझान हैं। बड़े राज्यों में अभी भी संतोषजनक टर्नआउट नहीं है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने बीते 1-1.5 दशक में बहुत प्रयास किया है। आयोग की ओर से इस बारे में अध्ययन भी हुए हैं कि मतदान नहीं करने वाले लोग किन जगहों पर हैं और उनके मतदान नहीं करने की वजह क्या है। रिमोट ईवीएम से मतदान में 10 से 15% का इजाफा हो सकता है। इस लिहाज से भी इस मशीन का प्रस्ताव अच्छी पहल है। ईवीएम को लेकर शुरू में मतदाताओं के मन में कुछ दुविधाएं थी। लोगों को लगता था कि जिस पार्टी या प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया है उसे वह वोट मिला है या नहीं। उसका दुविधा का समाधान वीपैट के रूप में किया गया। आप वोट डालते हैं तो आपके सामने पर्ची आ जाती है। अब यहाँ मांग की जा रही है कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उनकी गिनती हो। अभी यह व्यवस्था है कि कुछ मतदान केंद्रों पर पर्चियों की गिनती की जाती है और ईवीएम के वोटों से उनका मिलान किया जाता है। अगर सारे वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होती तो इसका मतलब है कि वह गणना भी बैलेट पेपर की गिनती की तरह ही हो जाएगी। संदेह निवारण के लिए इसका दायरा कुछ बढ़ाया जा सकता है। आज अगर 2% की गिनती होती है तो उसे 5 या 10% किया जा सकता है। इस संबंध में भी आयोग ने पहले की है, पर कुछ लोगों के मन में अभी भी सवाल है और वे सवाल रिमोट वोटिंग मशीन पर भी उठाए जा सकते हैं। रिमोट वोटिंग मशीन लाने के साथ साथ उन दुविधाओं का निवारण भी किया जाना चाहिए। इससे मशीन में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि किसी भी बड़े कार्यक्रम को करने के लिए अगर आप हर पहलू को पहले दुरुस्त कर लेना चाहते हैं फिर वह कार्यक्रम ही नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए एक दफ्तर में कई विभाग होता है जिसमें कुछ अच्छे होते हैं और कुछ कमतर होते हैं। अब अच्छे विभागों की बेहतरी की कोशिश आप इसलिए तो नहीं रोका सकते हैं कि कुछ विभाग कमतर हैं। उन्हें भी ठीक किया जाना चाहिए, पर अच्छी पहलों को रोका नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना है कि हर किसी को संतुष्ट कर पाना संभव नहीं होता। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे तो क्या हर मतदाता संतुष्ट हो जाएगा? ईवीएम से जुड़ी दुविधाओं को दूर किया जाना चाहिए और रिमोट वोटिंग मशीन को भी लाया जाना चाहिए। इसके इस्तेमाल के क्रम में जो मुश्किलें आएंगी उन्हें दूर करते जाना होगा। आशा है कि हम जल्द ही रिमोट ईवीएम का इस्तेमाल कर सकेंगे। जब ईवीएम लाया गया था उस समय और आज उस पर भरोसे में बड़ा अंतर है। ईवीएम में की तकनीक गड़बड़ी की शिकायतें भी 9 के बराबर हो गई हैं। इसी प्रकार रिमोट वोटिंग मशीन भी समय के साथ बेहतर होती जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे अहम बात यह है कि इसके इस्तेमाल से चुनाव जैसी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का विस्तार होगा। अब अगला टॉपिक है, बढ़ती ही जा रही है महिलाओं के प्रति हिंसा। हाल ही में दिल्ली के कंझावला में ऐसी घटना घटी जिसने नृशंसता की सारी हदें पार कर दी। काम खत्म कर देते
देर रात घर लौट रही अंजलि की स्कूटी पलट गई और वह एक कार में फंस गई। पर कार में बैठे लड़के पीड़ित की मदद करने की बजाय उसे किसी निर्जीव वस्तु की तरह कई किलोमीटर तक घसीटते रहे। महिलाओं के साथ क्रूरता की हद पार करने वाली यह कोई पहली घटना नहीं है। दिल्ली का श्रद्धा वालकर हत्याकांड हो या झारखंड का रूबिका पहाड़िन हत्याकांड, हाल फिलहाल ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो बताते हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ न केवल अपराध बढ़े हैं बल्कि क्रूरता और नृशंसता की भी बढ़ी है। देश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध चिंता का विषय हैं। NCRB की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 15% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि बलात्कार के मामले 12% तक बढ़ गए। बीते 10 वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 75% तक की वृद्धि दर्ज हुई है। हमें स्वीकारना होगा कि सारे मानवीय संबंधों में क्रूरता बढ़ती जा रही है। जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है तो उनके खिलाफ बढ़ती नृशंसता का कारण है उनका सामने से पलटवार करने की स्थिति में नहीं होना। इसी कारण उनके व बच्चों के साथ कहीं ज़्यादा हिंसक अपराध को अंजाम दिया जाता है, जैसा दिल्ली के कंजवाला मामले में हुआ। इस तरह की बर्बरता को अंजाम देने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर सरकारों को अपनी जवाबदेही समझनी चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। पर देखने में आता है कि जब भी इस तरह की कोई घटना घटती है तो विभिन्न एजेंसियां जिन्हें महिला सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, वे लड़कियों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुट जाती हैं, जबकि उनकी प्राथमिकता यह पता करना होना चाहिए कि अपराध किसने किया। उनसे इतनी नृशंसता करने की कैसे सोची और अपराधी को सजा मिले। इस कारण कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों के मन में किसी तरह का डर भय नहीं रह गया है। निर्भया केस के बाद जब पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ तो जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर बलात्कार के कानून में बदलाव हुआ है। इसी तरह दहेज के खिलाफ आंदोलन के बाद हर जिला में दहेज विरोधी सेल गठित किए गए। कार्यस्थल पर महिलाओं की सूचना के सुरक्षा के लिए समितियां बनी। घरेलू हिंसा के खिलाफ हर जिले में प्रोटेस्टेंट ऑफिस की नियुक्ति का कानून बना। ये सब कानून जन दबाव में बड़े तो हैं, पर उनको लागू करने के लिए जिस तरह की इच्छा शक्ति और बजट की ज़रूरत है उससे हाथ खींच लिया जाता है। ऐसे में महिलाओं को न्याय मिल ही नहीं पाता। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जिस तरह का एक वातावरण बनना चाहिए उसका देश में अभाव नज़र आता है। ऐसी परिस्थितियों में महिला संगठनों और सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें बड़े आंदोलन के जरिए सरकार की हर कदम पर जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। दरअसल कानून का दुरुपयोग और महिलाओं के खिलाफ हिंसा व नृशंसता को लेकर सरकार एजेंसियों को संवेदनशील नहीं होना इस तरह के अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। अपराध में कमी के लिए समाज को महिला अपराधों को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। उन्हें अपराध के
खिलाफ आगे आना होगा, न कि चुपचाप अपराध होते देखते रहना होगा। सरकार की जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। कानून लागू करने वाले की जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो उसे यह जिम्मेदारी पूरी सक्रियता से निभानी होगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक बजट का आवंटन करना होगा। ऐसे अपराधों पर लगाम तभी लगेगी जब पुलिस जांच प्रक्रिया में बदलाव होगा। वर्तमान जांच प्रक्रिया में बहुत सी कंपनियां हैं। पुलिस के पास संसाधनों उपकरणों की भी कमी है। ऐसे में कई बार वे सीमाओं में बंध जाते हैं। अपराध पर लगाम के लिए पुलिस की जांच प्रक्रिया को कुशल और प्रभावशाली बनाना होगा। भ्रष्टाचार भी कानून व्यवस्था को बेअसर कर देती है, सो इसे समाप्त करना होगा। तभी सही दिशा में जांच होगी और पीड़िता को न्याय मिल सकेगा। न्याय मिलने में देरी भी अपराध बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। देश में न केवल जजों की संख्या बल्कि उनके नीचे कार्यरत कर्मियों की संख्या भी बहुत कम है। न्यायपालिका को भी पूरी सक्रियता के साथ अपना काम करना होगा। महिलाओं को भी परिस्थितियों से समझौता करने के बजाय मुखर होकर अपराध का विरोध करना होगा। इस बात को समझना होगा कि जितना अधिक कमज़ोर होता है उतना ही ज़्यादा सताया जाता है। उन्हें एकजुट होना होगा। जब महिलाएं एकजुट होंगी तभी अपने प्रति हिंसक प्रवृत्ति पर लगाम लगवा पाएंगी। महिलाएं जागरूक बने, उनके हित में कौन कौन से कानून बने हैं, कौन कौन से संस्थाएं हैं जो उनकी मदद कर सकती हैं, उसके बारे में जानें। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में भी अपनी थोड़ी भागीदारी बढ़ाएं।